राजनीतिक पार्टियां मिलकर के देश की ऐसी व्यवस्था बना दें जिससे भी कोई देश के साथ धोखा गद्दारी न कर पाए। लगता है ये सरकार बहुत बहरी हो गई है। मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में सिर्फ एक लाइन की बात करूंगा। जो सवाल मैं जानता हूं आप सबके दिमाग में चल रहा है वो ये है कि अगर ये आंदोलन जो कि सामाजिक और व्यवस्था परिवर्तन की परिधि में चलते हैं, उसके एरिया में ऑपरेट करते हैं, अगर ये सब कुछ आखिरकार पॉलिटिकल डोमेन में, पॉलिटिकल बातों में, सियासी बातों में आकर फंस जाए तो इनकी जरूरत क्या है, इस मसले पर हम चर्चा करेंगे। ये सीधा मसला है जो अन्ना से लेकर बाबा रामदेव तक से जुड़ा हुआ है। आज के मैं आपको अपने पैनल से मिलाना चाहूंगा। मेरे साथ सुब्रमण्यम स्वामी साहब यहां पर मौजूद है, मेरे साथ प्रोफेसर आनंद प्रधान जी मौजूद है, शकील अहमद साहब मौजूद है कांग्रेस के, और प्रकाश जावड़ेकर साहब मौजूद है बीजेपी के। सबसे पहले रोज की तरह जो घटनाक्रम है उस पर ये रिपोर्ट। करीब 12 बजे के आसपास जूस पीकर रामदेव ने अनशन तोड़ दिया, ये कहते हुए कि आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन खत्म करते करते मंच से बहुत सारे लोगों के प्रति आभार जताया गया, आरएसएस के प्रति भी। मुरारी बापूजी महाराज का भी अभिनंदन करते हैं, श्री रविशंकर जी महाराज का भी हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आर्य समाज और अन्य अनेक संस्थाओं ने जिन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत योगदान दिया है। किसी ने भोजन की व्यवस्थाएं देखी, किसी ने पानी की व्यवस्थाएं देखी, उन सबका हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं और सभी समाजी संगठनों का आभार ज्ञापित करते हैं। इसके पहले सुबह ही 11 बजे अनशन तोड़ने का इशारा कर चुके थे रामदेव, लेकिन 11 बजे के आसपास शुरू हुआ भाषण लंबा चला। काले धन को देश को दिलाना चाहिए, और पहले भी वो कह चुके थे कि काले धन के मुद्दे पर आज भी मंच पर दिखे बीजेपी के एक और सांसद राम जेठमलानी। अगर कोई तकलीफ हुई, कोई दावा, कोई केस चला, तो राम जेठमलानी हाजिर है इसको करने लेकिन जैसे जैसे देरी हो रही थी, पुलिस की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर मंच पर आकर पुलिस को कहना पड़ा, समर्थक स्टेडियम खाली करें। हम आपसे एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि अब आप, कल रात का वक्त था, कई लोगों के जाने में समस्या थी, अब आप लोग ये स्टेडियम छोड़ दें। कल 15 अगस्त का आखिरकार रामदेव चले, फिर दिल्ली की सड़कों पर दिखा उनका काफिला। इस बार पुलिस देखती रही उनके सारे इंतजाम। पिछली बार जब रामलीला मैदान में रामदेव ने आंदोलन किया था तो उसके बाद दिल्ली पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर उन्हें हरिद्वार तक छोड़ के आई थी, लेकिन इस बार मामला अलग है और वही दिल्ली पुलिस इस बार पूरे एस्कॉर्ट और लाव लश्कर के साथ रामदेव को एयरपोर्ट तक बाइज्जत छोड़ने जा रही है। तो अब रामदेव दिल्ली छोड़ रहे हैं। उनका कहना है आने वाले दिनों में फिर आंदोलन शुरू होगा, लेकिन ये सवाल बचा हुआ है कि इस बार उनके आंदोलन का हासिल क्या रहा। स्वामी रामदेव दिल्ली खाली हाथ आए थे, खाली हाथ लौट गए। जो अनशन 5वें दिन खत्म होना था वो अनशन 6ठे दिन खत्म हुआ, लेकिन 5वें और 6ठे दिन के बीच में रामदेव ने जो दिल्ली की सड़कों पे किया, उसके बाद दिल्ली पुलिस उनको कभी कमजोर नहीं आंकेगी और प्लान जब बनाएगी तो ये सोचकर बनाएगी कि रामदेव क्या क्या और कर सकते हैं। अम्बेडकर स्टेडियम से कैमरा पर्सन जगदीश के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। तो सवाल बड़ा सीधा है, रामदेव साहब इसको अपनी सफलता समझे थे, लेकिन यह क्या वाकई सफलता है, या जिस तरह की सियासत और सियासी प्लेटफॉर्म में रामदेव का पूरा इवेंट तब्दील हो गया एनडीए और बीजेपी के लिए, क्या ये उनकी क्रेडिबिलिटी को, उनकी विश्वसनीयता को कम करता है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि रामदेव ने 5-6 दिनों में जो किया उससे सियासत और सियासत के आसपास की गतिविधियां बहुत तेज हो गई। यदि आदरणीय मुलायम सिंह जी और मायावती जी अपना समर्थन वापस ले लें
और एनसीपी ने भी कल कहा, मुझसे बात करके कहा कि बाबा जी हम तो पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं। एनसीपी को निकाल दो, आदरणीय मुलायम सिंह जी को निकाल दो, बहन मायावती जी को निकाल दो, एक दिन में ये सरकार अपने आप रामदेव बार बार मंच से दोहराते रहे कि उन्हें सभी राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है और कांग्रेस अकेली पड़ गई है। गडकरी और शरद यादव की मौजूदगी ने ये भ्रम भी पैदा किया, लेकिन जल्द ही नेताओं के बयान आने लगे। मायावती ने कहा ये गलत प्रचार है। अपने मंच पर एक विशेष दल को बुला लेना, फिर दूसरे दल को गाली देना, मेरे ख्याल इससे कोई हम जो हमारा मकसद है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। काले पैसे पर सरकार को घेरने वाली समाजवादी पार्टी ने फिर दोहराया कि वो रामदेव के साथ नहीं है। काले धन को बाहर लाना सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके माने ये नहीं माना जाना चाहिए कि किसी राजनीतिक मुहिम के साथ मुलायम सिंह का कोई सहयोग है। एनसीपी के शरद पवार ने पहले ये सवाल अनदेखा करने की कोशिश की और फिर झल्ला गए। एनसीपी का हमको समर्थन है क्या? पूरी तरह से समर्थन है सर वो मंच से बोल रहे। जाहिर है काले पैसे पर बचाव में खड़ी कांग्रेस इन बयानों से कुछ राहत महसूस कर रही होगी। यूपीए समर्थक एक सांसद ने व्यक्तिगत बातचीत में चुटीले अंदाज में कहा कि आम आदमी क्या, अगर किसी सांसद का विदेशी बैंकों में काला धन जमा भी है तो वो भी आधिकारिक बयान में यही कहेगा कि काला धन विदेशों से वापस आना चाहिए। हम इस मुद्दे का समर्थन करते हैं। अब इसे कोई व्यक्तिगत तौर पर अपना समर्थन मान ले तो हम क्या करें। खैर, गंभीर मुद्दा एक बार फिर सिर्फ सियासत का शिकार बनकर न रह जाए, खतरा इस बात का है। संसद भवन से कैमरामैन सुरेश और हृदय जोशी के साथ मैं कुमार विक्रांत सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो मैं विक्रांत की बात को आगे बढ़ाऊंगा। सवाल बड़ा सीधा सा, इसलिए मैंने शुरुआत में रखा था। क्या रामदेव जिसे अपनी सफलता समझ रहे हैं, क्या एक्चुअली उससे रामदेव की क्रेडिबिलिटी कम हुई है? एक पॉइंट और मैं यहां पर दोहराना चाहूंगा कि हिसार के चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल एंड टीम कूदे थे तब भी यही मसला था। उन्होंने वहां पर जाकर यह कहा था कि कांग्रेस को वोट मत दीजिए। उन्होंने उस टाइम पे भ्रष्टाचार को डिफोकस करते हुए एंटी कांग्रेसिज्म का स्टैंड लिया था। कुल मिलाकर रामदेव ने भी एंड में आकर यही स्टैंड लिया। आनंद, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, चूंकि ये सब कुछ पब्लिक माइंडसेट में क्रेडिबिलिटी किसकी क्या है और क्या नहीं, उसके लिए तमाम लोगों की आलोचना होती है, उसका सवाल है। लेकिन आप जब कंफ्यूज्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से चलने लगते हैं तो क्या वो क्रेडिबिलिटी आपको हासिल होती है या वो कम होती है? देखिए, एक तो बहुत जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इस समय कि जिस तरह से राजनीति में 2014 के चुनावों के कारण एक फ्लूइड सिचुएशन है और उसके कारण राजनीतिक पार्टियां अपना स्टैंड पोजीशन चेंज कर रही हैं। इसमें जो कुछ नॉन पॉलिटिकल पर्सनालिटी, चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन हो चाहे रामदेव का आंदोलन, इन्होंने आकर के थोड़ा कंफ्यूजन और बढ़ा दिया है। ठीक है, अब आप ये मानते हैं कि कंफ्यूजन को बढ़ाए? क्योंकि वही मैं देख रहा था रिपोर्ट के जरिए, मैं पहले भी रिपोर्ट को देख रहा था कि जितने लोगों को बाबा रामदेव कोट कर रहे हैं, नितिन गडकरी और शरद यादव उनके मंच पर थे, वो एकदम अलग मसला। जितने लोगों को बाबा रामदेव कोट कर रहे हैं उसमें से मायावती का रिएक्शन आपने सुना, उन्होंने कहा कि नहीं ये बात सही नहीं है, आधे लोग रिएक्ट करने को तैयार नहीं है। मैं तो ये समझता हूं कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को जितना ज्यादा नुकसान खुद रामदेव ने पहुंचाया है, उससे ज्यादा नुकसान और कोई नहीं पहुंचा सकता था। आप मानते हैं सबसे ज्यादा नुकसान बाबा रामदेव ने ही पहुंचा दिया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस आंदोलन को संचालित किया है पिछले कुछ दिनों में, उससे इस आंदोलन की जो क्रेडिबिलिटी बनी थी वो बिल्कुल ध्वस्त होकर के रह गई। क्योंकि अंततः जो ये नॉन पार्टी एक मूवमेंट के रूप में खड़ा हुआ था आंदोलन, उसको आपने किसी पार्टी के गिरवी रख दिया, अपने पसंदीदा नेताओं के प्लेटफॉर्म में तब्दील ले जाकर के उसको गिरवी रख दिया। ठीक है, मैं प्रकाश जावड़ेकर जी आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोगों के मैं ये लेख सुबह से पढ़ रहा था कि दलदल में टीम अन्ना जो संपादकीय है कमल संदेश का, इसमें जिस तरह से आप लोगों ने अन्ना हजारे के आंदोलन की बीजेपी के इस कमल संदेश संपादकीय में आलोचना की गई, क्या आपको लगता है बीजेपी ने गलती की या बीजेपी के अध्यक्ष ने गलती की बाबा रामदेव के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करके? नहीं, पहले तो हमें समझना चाहिए कि इस देश के लोकतंत्र में जैसे एक जगह राजनीतिक आंदोलन की है
दूसरी जगह गैर राजनीतिक आंदोलन की भी है। लेकिन प्रकाश जी, गैर राजनीतिक बचा जब पॉलिटिकल पार्टी आगे प्लेटफॉर्म पे, कितना गैर राजनीतिक बचा ये? हाँ, प्लीज बता रहा हूं। हाँ। 4 वाक्य है और उसके बीच में नहीं कहोगे। मुद्दा यह है कि गैर राजनीतिक का अर्थ शुरू में गैर दलीय होता है। हाँ। लेकिन वो आंदोलन जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है, भ्रष्टाचार की बात करता है, महंगाई की बात करता है, व्यवस्था परिवर्तन की बात, वो मूलतः राजनीतिक आंदोलन होता है। जेपी के आंदोलन की शुरुआत देखो, नवनिर्माण से शुरुआत हुआ, जेपी उसमें बाद में आए, मुद्दा भ्रष्टाचार का ही था और छात्र आंदोलन में उस समय के राजनीतिक दलों को आने नहीं दे रहे थे। बाद में जेपी जब आए तो जेपी ने भी ये समझा कि आखिर भ्रष्टाचार का एक प्रतीक है वो कांग्रेस है और उसको हटाना है, तो एक गैर कांग्रेसवाद की राजनीति उन्होंने अपना ली और जनता दल की स्थापना की। जनता पार्टी हो गई और एक सत्ता परिवर्तन हुआ। वीपी सिंह ने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आंदोलन किया और उस आंदोलन के तहत जो उन्हें सीटें मिली, लेकिन आखिर बीजेपी और वामपंथी दल दोनों का एक गठबंधन एक तरह से हो गया और एक बाहर से समर्थन देकर, लेकिन वो सरकार बनी, वो भी कांग्रेस का पराजय करने में सफल रही, क्योंकि ये मूलतः राजनीतिक आंदोलन होता है और उस नेता पर निर्भर करता है कि वो उसको कितना चुनाव से दूर रखते हैं या चुनाव में भूमिका करना चाहते हैं। तो इसके लिए इसके आधार पर किसी आंदोलन को कम और ज्यादा आंकना अच्छा नहीं है। प्रकाश जी, मैं एक छोटी सी चीज चूंकि ये प्रभात झा साहब का ही लेके इसमें एक मिनट में पढ़ के सुनाना चाहता हूं यहां पर, और इसके शुरुआत की 3-4 लाइनें बताना चाहता हूं। आंदोलन, अनशन, जंतर मंतर, रामलीला मैदान, रालेगांव सिद्धि, अराजनीतिक लोगों की भीड़, जन लोकपाल, भ्रष्टाचार, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, राष्ट्रीय गीत, तिरंगा, गांधी टोपी, फिल्मी सितारे, चिकित्सक, जूस, ब्लड प्रेशर, शुगर, मिनरल वाटर, कोक, पेप्सी, आईआरएस, आईपीएस, आईएएस, एमबीए, एमएससी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एसएमएस, मिस्ड कॉल, संविधान, संसद, सांसदों को गाली। अब ये पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूं, इसके आगे की तीन लाइनें आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ये आपका संपादकीय है कमल संदेश का। अगर कोई अन्ना अनशन से लेकर अनशन की समाप्ति और राजनीतिक दल बनाने की घोषणा पर फिल्म बनाए तो उपरोक्त शब्दों और जुमलों को अपनी स्क्रिप्ट में उद्धृत करना उसके लिए अनिवार्य हो जाएगा। आप इस तरह की बात लिख रहे हैं इस वक्त अन्ना हजारे के आंदोलन के बारे में। एक मिनट प्रकाश जी, और हम सब जानते हैं कि पब्लिकली आपने किस तरह से अन्ना हजारे उस अनशन को सपोर्ट किया था, तो फिर आज ये क्रिटिसिज्म क्यों, और कल क्या यही क्रिटिसिज्म बाबा रामदेव के लिए होगा? ऐसा है, एनडीटीवी पे हर संपादक और आप जैसे अभिज्ञान प्रकाश का शो है, दूसरे का शो है, हर एक अपना अपना वो राय रखता है और रखने की आजादी होती है। वैसे बीजेपी में भी अपनी राय संपादकीय में लिखता है, जो संपादकीय अधिकार होता है। अच्छा, तो उसको बीजेपी का रिजोल्यूशन समझना गलत होगा। और एक समझ ले कि एक आकलन है जो मैंने भी कहा कि भाई गैर राजनीतिक आंदोलन जो गैर पार्टी के आंदोलन है, राजनीति की है, लेकिन गैर पार्टियों के है, उसका भी एक बात पूरी करने दीजिए। मैं इसलिए अन्ना का हो या ना शकील साहब के पास जा पाए। हाँ प्रकाश जी, अपनी बात पूरी करिए जी। हाँ प्रकाश, तो मेरा इतना ही कहना है कि हर ऐसे राजनीतिक आंदोलन जो गैर दलों का राजनीतिक आंदोलन है, उसकी भी एक जगह लोकतंत्र में होती है। और लोग तय करते हैं कि आखिर राजनीतिक विकल्प राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन का साथ देना है या ऐसे गैर दलीय राजनीतिक आंदोलनों का साथ देना है। ठीक, तो पॉइंट ये प्रभात झा साहब का ओपिनियन है भारतीय जनता पार्टी के। मैं इसको रेफर नहीं करूंगा, ये छपा है आपके संपादकीय कमल पड़ेगा ना कि मुखपत्र का मतलब क्या होता है? माउथपीस। तो माउथपीस, अगर माउथपीस इनकी पार्टी की आवाज नहीं है और वो केवल प्रभात झा की आवाज है, तो मुझे तो फिर हैरानी होगी कि ये भारतीय जनता पार्टी क्या सचमुच में कई स्वरों में बोलती है? खास करके राजनीति के महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ पाया हूं।
इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि जो पॉलिटिशियंस उस प्लेटफॉर्म पर नजर आए, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि आप आंदोलन कर कर देश के सामने एक मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश करते हैं, फिर हिसार में जाकर अरविंद केजरीवाल पब्लिक के लिए कहते हैं कांग्रेस को हराइए यहां पर, कांग्रेस को हराइए यहां पर, फिर उनके लोग एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, बाबा रामदेव पॉलिटिकल लोगों के साथ मंच शेयर करते, फिर आप ये समाज बदलने का मॉरल हाई ग्राउंड क्यों ले रहे हैं? मेरे ख्याल में लोगों के दिल में यह सवाल है। पहले तो हमारे इतिहास से ये स्पष्ट हो जाता है जी कि जो राजनीतिक दलों की सहयोग ले बिना आंदोलन करेंगे वो कहीं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है। आचार्य विनोबा भावे थे, बहुत देश भर में उन्होंने पदयात्रा की, कुछ नहीं हुआ। जयप्रकाश नारायण भी उसी हालत में थे जब तक वो राजनीतिक दलों से दूर थे। जिस दिन उन्होंने राजनीतिक दलों को अपना लिया उस दिन उन्होंने वो कुछ कर पाए उनके जीवन में। मैं तो समझता हूं कि लोकतंत्र में जब सत्ता परिवर्तन होती है तभी एक लक्ष्य प्राप्त होती है जिससे आप कुछ कर सकते हैं, और सत्ता परिवर्तन करने के लिए एक राजनीतिक दल की आवश्यकता है। और तो मैं समझता हूं कि रामदेव ने बिल्कुल ठीक किया। ये है मौका इलेक्शन के थोड़े महीनों के पहले, और उन्होंने अपना स्टैंड बदल के। तो सुब्रमण्यम साहब, आप जो मानते हैं कि ये सब कुछ पॉलिटिक्स है, अल्टीमेटली आखिरकार जो बाबा रामदेव कर रहे हैं ये सब कुछ पॉलिटिक्स है। वैसे इसको क्लैरिफाई कर दिया, वैसे रामायण और महाभारत भी पॉलिटिक्स है। ठीक है। हाँ, हमारे सारे ग्रंथों में पॉलिटिक्स है। हमारे साधु सन्यासी ऋषि मुनियों सब पॉलिटिक्स करते आए हैं, लेकिन वो खुद अपना सत्ता का हिस्सा नहीं ली, सिर्फ मार्गदर्शन दी, लोगों को मदद किया, परिवर्तन लाई। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि वो हमारी परंपरा के अनुसार चल रही है। ठीक। शकील साहब, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि बहुत देर से मैं नहीं आ पाया आपके पास। अब ये सब कुछ अन्ना से लेकर रामदेव तक ये क्लियर पॉलिटिकल डोमेन में, तो कांग्रेस को भी अब कोई कंफ्यूजन रखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या कांग्रेस ने, और कांग्रेस पर बार बार यह आरोप लगता है कि सबसे पहले आप ही के 4 मंत्री गए थे रामदेव को रिसीव करने, उनको ये इंपॉर्टेंस देने के लिए, क्या कांग्रेस इसको समझ पा रही थी कि ये सब कुछ पॉलिटिक्स है डे 1 से? नहीं, ये बात सही है कि कांग्रेस ने शुरू में समझा या सरकार ने शुरू में समझा कि इन दोनों का इंटेंशन, चाहे वो अन्ना हजारे हो या बाबा रामदेव हो, कि इनका इंटेंशन सही है, और इसीलिए कि एक अच्छे काम की इन्होंने शुरुआत की है। इसीलिए अन्ना हजारे जी के टीम के 5 लोग पहली बार सरकारी बिल ड्राफ्टिंग कमेटी में इनकॉर्पोरेट किए गए, और रामदेव जी के स्वागत में हमारे कई मंत्री चले गए। लेकिन जब ये स्पष्ट हो गया कि ये लोग सुपारी किलर्स हैं, भाजपा से और आरएसएस से इन्होंने सुपारी ली है कांग्रेस के कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए, और भाजपा को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए 2014 में तब सरकार ने अपनी स्थिति बदली है, और सब लोगों के सामने स्थिति आई है। आज तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कबूल कर लिया कि ये सारा आंदोलन राजनीतिक था, और देश की जनता को अन्ना हजारे जी और बाबा रामदेव मूर्ख बना रहे थे कि हाई नॉन पॉलिटिकल बात कह रहे थे। ये तो स्वीकार कर लिया, एनडीए में अभी नए नए शामिल हुए हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि देश की जनता को ये दोनों महापुरुष अन्ना हजारे और बाबा रामदेव जी मूर्ख बना रहे थे कि ये नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है। और बीजेपी आज दुखी है, ये बात सही है कि बीजेपी चाहती थी कि ये दोनों कांग्रेस के खिलाफ देश में माहौल तैयार करें, और अगले चुनाव में उसका फायदा भाजपा को हो जाए या एनडीए को हो जाए। आज अन्ना हजारे जी से इसलिए गुस्सा है कि उन्होंने अपनी पार्टी बना दी, कल बाबा रामदेव को भी गाली देने लगेंगे अगर वो भी अपनी पार्टी बना लेंगे। ये लोग यही चाहते हैं कि किसी तरह कांग्रेस के खिलाफ माहौल बने, और 2014 के चुनाव में उसका फायदा उनको हो जाए। ये कायर का काम है छुप के पीछे से वार करना। अन्ना हजारे जी या बाबा रामदेव जी के आड़ में भाजपा वार करती है। प्रकाश जावड़ेकर जी, आपके गुस्सा हमको समझ में आता है कि आपका दोनों आंदोलन फेल कर गया, आपका दोनों आंदोलन फेल कर गया। अन्ना हजारे जी को फेल किए, बाबा रामदेव जी भी आज चले गए।
आज चले गए हरिद्वार, बोले 2014 तक कोई आंदोलन नहीं करेंगे। पुलिस ने कहा उनको अंबेडकर मैदान खाली करने के लिए, वो दिल्ली ही खाली करके चले गए हरिद्वार की। अब 2014 तक कोई आंदोलन नहीं होगा। तो इसलिए आपका गुस्सा हमको सही समझ में आता है जावड़ेकर जी। आपका दोनों हथियार हर बार फेल कर गया और एक तो आप ही के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। आपने देश को जिस तरह से लूटा है उसके खिलाफ देश का आक्रोश है। जी हाँ, आपके अध्यक्ष अभी भी जेल में हैं चोरी के आरोप में, और आप बैठ के टीवी पर भाषण दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं भ्रष्टाचार पे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की तारीख में भी जेल में है। भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। को क्यों भूल जाते हैं? ठीक है, मुझे इंटरव्यून करना पड़ेगा यहाँ पर। मुझे इंटरव्यू प्रकाश जावड़ेकर जी जेल में है। एक मिनट शकील साहब, सवाल कांग्रेस के लिए भी बहुत सारे हैं प्रकाश जावड़ेकर की, लेकिन बीजेपी का जहां तक अपना सवाल है, और बीजेपी से इसलिए इस वक्त सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे क्योंकि आपके नेशनल प्रेसिडेंट ने उस प्लेटफॉर्म को शेयर किया बाबा रामदेव से, जैसे कि आनंद कह रहे थे। मैं आपके पॉइंट को मानता हूं कि ठीक है, ये एक आपके माउथपीस का एडिटोरियल है, ये किसी और का कॉमेंट हो सकता है, ये बीजेपी का कोई ऑफिशियल स्टांस नहीं है। लेकिन फैक्ट ये कि बार बार बीजेपी पर इस बात का चार्ज ये क्यों लगता है कि वो अन्ना हजारे का इस्तेमाल करना चाहती थी, वो अब रामदेव का इस्तेमाल करना चाहती है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो जाए आपके लिए। हाँ प्रकाश जी। नहीं, बिल्कुल साफ है। हाँ। देखो, देश भर में कांग्रेस का सबसे मजबूत विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा ने एक ताकत हासिल की ली है। जो एक पार्टी का डोमिनेंस था राजनीति में, वो बदल के हमने दो ध्रुवीय राजनीति तैयार की है। और इसलिए कांग्रेस को जहां कहां भी देखेंगे, पानी में देखेंगे, पत्थर में देखेंगे, पेड़ में देखेंगे, पहाड़ में देखेंगे, उनको भाजपा ही दिखता है। तो उस पर क्या करेंगे? वो तो उनका दृष्टिकोण है और उनका भय है, उससे दिखता है। लेकिन हम तो सामने से लड़ रहे हैं, हम संसद में भी लड़ रहे हैं, संसद के बाहर भी लड़ रहे हैं। इस मुद्दे को हमने 4 साल पहले चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाया था, और केवल बनाया नहीं था, आडवाणी जी ने हमारी देश भर की यात्रा भी की, हमने व्हाइट पेपर भी लाया। ये ब्लैक मनी के मुद्दे पर लगातार हम उस पर आंदोलन कर रहे हैं और लोगों में जागृति करके एक विकल्प देश को हमने दिया है। और ये विकल्प अब कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है, इसका भय कांग्रेस के प्रवक्ताओं के चेहरे पर साफ दिखता है। कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है, सुनने में मुझे, क्योंकि वही तो कल रामदेव साहब कह रहे थे मंच से कि कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। अरे एक सीरियस पॉइंट पे आपने शुरुआत में अपने कमेंट पे ये बात बोली, उसके बाद मैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब के पास आऊंगा, कि आपने कहा कि करप्शन का, एक्चुअली भ्रष्टाचार का जो मूवमेंट था, उसको बाबा रामदेव ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आप अभी इस बात पर कायम है? बिल्कुल कायम हूं, और उसकी वजह यह है कि ये जो आंदोलन की जो धार थी, इसके आंदोलन की क्रेडिबिलिटी की वजह क्या थी कि ये जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो मेन फॉर्मेशन है, यूपी और एनडीए, इन दोनों के प्रिंसिपल ऑपोजिशन, दोनों की क्रेडिबिलिटी भ्रष्टाचार के सवाल पर बिल्कुल नीचे थी। बीजेपी भी भ्रष्टाचार के मामले में कहीं भी पाक साफ नहीं दिखाई पड़ती है, और यही कारण है कि आप देखिए कि 2 सालों की इस राजनीति में मुख्य विपक्षी दल होते हुए भी उसका पॉलिटिकल ग्राफ नहीं चल पा रहा है। वो पार्टी आज भी जिस हालत में है, भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए, वो बताता है कि इसका जो मुख्य फायदा, जो एंटी कांग्रेसिज्म का फायदा मिलना चाहिए था एनडीए को, वो नहीं मिल पा रहा है। और आज अगर एक देश की राजनीतिक स्थिति का आप जायजा लें तो यह साफ दिखाई पड़ रहा है, जिसकी तरफ प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि पूरी पॉलिटिक्स 2 ध्रुवीय हो गई है, एक तरफ एनडीए और एक तरफ यूपी। ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि जो पूरा माहौल, और इनके खुद आडवाणी जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी प्राइम मिनिस्टर हो जाए। यानी थर्ड फोर्स के लिए जो तीसरी ताकतें हैं, जिसमें नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस भी हैं, आंदोलन की शक्तियां भी हैं, उनके लिए भी एक स्पेस बहुत बड़ा बन गया। और उसकी वजह यह है कि ये दोनों फॉर्मेशंस की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है, बिल्कुल जीरो हो गई। और इसीलिए ये नॉन पार्टी आंदोलन खड़े हुए, ये नॉन पार्टी आंदोलन इसीलिए खड़े हुए थे। लेकिन बाबा रामदेव इसको जहां लेकर के गए, वो उस जगह पर ले गए जहां पर उस आंदोलन की उन्होंने पूरी साख को ध्वस्त कर दिया। सुब्रमण्यम साहब, आपने कहा कि राजनीति के बगैर कोई आंदोलन
हो नहीं सकता और सस्टेन नहीं हो सकता। आपने इस पॉइंट को रखा, लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि जो लोगों की एस्पिरेशंस जुड़ती है किसी आंदोलन से, अगर वो कहें कि जिस पॉलिटिकल क्लास को आप एक टाइम तक गाली दे रहे थे, जिस पॉलिटिकल क्लास को आप नेगेट कर रहे हैं, जब उसी के साथ आप बैठ गए तो आप में उसमें फर्क क्या है? बेसिक डिफरेंस क्या है? ऐसे जनता नहीं बोलती है। जनता तो हमारे देश में जितने लोग आते हैं वोट डालने के लिए, वो अमेरिका में नहीं आते, यूरोप में बिल्कुल नहीं आते। हमारे लोग तो परंपरा से वो है कि हम राजनीति अपना जीवन का हिस्सा मानते हैं। उस राजनीति स्वच्छ हो, इसके लिए वो आशा करते हैं। तो उसमें रामदेव आए, परंतु रामदेव के बारे जरूर ये बात लोगों में चर्चा थी, जहां तक मैं जानता हूं। मैं इनकी विश्वसनीयता की परिभाषा में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारी अलग से परिभाषा है, और उस परिभाषा के अनुसार लोग कहते हैं ये कहां जाकर सत्ता परिवर्तन कर सकती है। सिर्फ भीड़ जुटाने से नहीं होगा। पोलिंग बूथ में 5-6 लोग होनी चाहिए हर पोलिंग बूथ में, और एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी तो 1500 पोलिंग बूथ्स हैं, तो वहीं 7500 कार्यकर्ता ऐसे होनी चाहिए जो कौन झूठा वोटर है सच्चा वोटर पहचान सकता है। उसके लिए राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है, और ये जयप्रकाश नारायण ने भी समझा, ये महात्मा गांधी ने भी समझा, यही है मूल धारा हमारे देश में। उस पर रामदेव आ गए हैं, इसलिए हम स्वागत करते हैं। उस पर रामदेव आ गए इसलिए हम स्वागत करते हैं। मेरी इस मामले में एक समझ और भी है जी। भारतीय जनता पार्टी को मैं ये बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुश नहीं होना चाहिए जिसके दोस्त रामदेव जैसे लोग हों, उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको दुश्मन की। आप सब लोग अपने विचार है, आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में रहने का। कि नफा नुकसान किसका कब कहां कैसे होता है, ये बड़ी क्लीशेड लाइन है, लेकिन मुझे दोहरानी पड़ेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। और ये वक्त क्या है? होने वाला 2014 का चुनाव। बाबा रामदेव साहब जाते जाते ये कह के गए कि जो 2014 का चुनाव है तब तक कोई अनशन आंदोलन नहीं होगा। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट कर दिया, जो उनके हिसाब से पॉलिटिकल लोग थे वो उनके प्लेटफॉर्म पर खुलकर और साफ तौर पर नजर आए। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग मानते हैं कि हाँ, पॉलिटिक्स का अगर सपोर्ट नहीं होगा, पॉलिटिकल सिस्टम का सपोर्ट नहीं होगा, तो कोई आंदोलन ना बड़ा बन सकता है, ना उसे सस्टेन किया जा सकता है। इसीलिए सब कुछ आपकी समझ पर अब निर्भर करेगा। अल्टीमेटली अन्ना हजारे का आंदोलन, जिसको कि प्रकाश जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बात नहीं, लेकिन जो बीजेपी के माउथपीस में छपा है, ये मजाक करता है अन्ना हजारे के आंदोलन का, और साफ साफ कहता है कि कैसे हो तुम, कैसी है तुम्हारी टीम। मैं इसी बात से ये इस हिस्से को एंड करूंगा कि कैसे हो तुम, कैसी है तुम्हारी टीम। यह पॉलिटिकल लोगों को तय करना है, उनको तय करना है जो रामदेव जिन पार्टियों का नाम लेते हैं अपने मन से, उसके बाद उनका डिनायल आ जाता है कि नहीं ऐसा करना ठीक नहीं है। अल्टीमेटली अगर इस सब कुछ पॉलिटिकल स्पेस में होना है तो फिर तो पॉलिटिकल एजेंडा ही आगे जा रहा है, वो एजेंडा नहीं जिसको आप लोग सोचते हैं कि वो आपका एजेंडा है।